जी अस्सलाम वालेकुम। FM 103 में आपके साथ आपका मेज़बान इसरार चौधरी। 0614780046 आपके हमारे राब्ते का नंबर 42। अपने मोबाइल्स के क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाइए, MTN लिखिए, स्पेस दीजिए और मैसेज कर दीजिए 6278 पर। facebook.com/rj.israr मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज है जी, इस पर आप लाइव सुन सकते हैं हमें और हमसे रब्ता कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, मस्त FM 103 सर्च कीजिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त आप हमें एक क्लिक पर सुन सकते हैं। जी सामने कराम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत, सेहत, मिजाज कैसा है? हमेशा की तरह मेरी दुआ रहती है कि आप हमेशा दुख से बहुत दूर रहें और रहमतों के साए में रहें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। हमेशा की तरह आज के दिन हम प्रोग्राम लेकर आते हैं मेडिकल मैटर्स, और मेडिकल मैटर्स में जनाब हमेशा हम आपकी सेहत बारे बात करते हैं। हम बात करते हैं आपके बारे में ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सकें। इस प्रोग्राम के लिए ताउन हासिल होता है बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल का, और मेहमान शख्सियत भी बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल से होती हैं। आज की हमारी मेहमान शख्सियत हैं जी डॉक्टर वसीम आलम साहब, और आप हेड हैं जी और इंटरनल मेडिसिन के, और इसके अलावा जनाब MBBS आपने किया, MD किया है आपने, और अमेरिकन बोर्ड से आपने जो है वो क्वालिफाई किया। हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं, हम बात करेंगे उनसे। इससे पहले कि हम उनकी तरफ जाएं, उनसे बात करें आपकी बीमारियों के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से। सो जी, सबसे पहले हम स्टूडियो में खुश आमदीद कहेंगे। सर खुश आमदीद कहती हैं आपको, वेलकम कहती हैं। वेलकम जी, बहुत खुशी हुई। मेरा नाम वसीम आलम है सर, और मैंने ग्रेजुएशन की है डाउ मेडिकल कॉलेज कराची से। वाह। उसके बाद मैंने आर्मी ज्वाइन की। आर्मी में सर्व फॉर अबाउट 16 years एंड आई क्विट एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल। उसके बाद मैं अमेरिका चला गया, वहाँ मैंने रेजिडेंसी की, फिर सर्टिफिकेशन की बोर्ड, देन उसके बाद फेलोशिप किया, और वहाँ मैं प्रैक्टिस करता रहा। वहाँ पर कई हॉस्पिटल में डायरेक्टर रहा इसमें। और उसके बाद मैं पाकिस्तान आया 30 साल के बाद, 30 साल प्रैक्टिस करने के बाद। यहाँ पे मैं जस्ट बिकॉज मुल्क की खिदमत करनी है, मैंने आर्मी में अपने काफ़ी टाइम गुजारा, तो मुझसे एक उन्स मोहब्बत ज़्यादा हो गई थी। तो मैं आया तो पहले मैं गया इस्लामाबाद, वहाँ शिफा में गया, फिर लाहौर आया, लाहौर रेफरल हॉस्पिटल। मुल्तान आया तो मुझे कुछ हॉस्पिटल द बेस्ट लगा, द बेस्ट हॉस्पिटल विद ऑल दिस रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ द मेडिसिन, वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल and very well trained staff. So I find myself at par with the America. So I'm very much happy to be here in Buch Hospital. सर यही खुशी आज हमारी है, और हमारे जो लिसनर्स हैं उनकी भी खुशी दीदनी होगी जो आप जैसे शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, और आपकी जो ज़िंदगी का निचोड़ है और आपकी जो मेडिकल की एक्सपीरियंस है जी, हम उससे मुस्तफ़ीद होंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ये हमें बताइए कि ज़ियाबतीस है क्या, होती क्या है, इसके बारे में हमें बताइए, और फिर हम इसके अलामात के बारे में जाएंगे। बेसिकली डायबिटीज़, ज़ियाबतीस है क्या? वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले ये कि डायबिटीज़ या ज़ियाबतीस एक एंडोक्राइन प्रॉब्लम है। एंडोक्राइन प्रॉब्लम का मतलब ये है कि कुछ बहुत सारे उज़ू होते हैं जिस्म के अंदर, उनकी मेल फंक्शनिंग होती है। डायबिटीज़, पेनक्रियाज एक लुबलुबा होता है बॉडी में, वहाँ से सेल ऑफ लैंगरहैंस इंसुलिन निकालते हैं, उसके डिस्टर्बेंसेस एंड बॉडी के अंदर डिपोजिशन के अंदर फ़र्क से फिर डायबिटीज़ हो जाती है जी। डायबिटीज़ बहुत ही पुरानी बीमारी है। इसमें ये कहते हैं कि इसका मेन कॉज डायबिटीज़ का स्ट्रेस है जी। अगर आपने मुझे डायबिटिक बनाना है तो आप मुझे स्ट्रेस दे दीजिए, आप डायबिटिक बन जाएंगे। उसके बाद ये इस डायबिटीज़ में डिफरेंट बहुत रिसर्च हुई है मुख्तलिफ। टाइप 1 जो है वो तो यंग लोगों में होती है, और वो ऑटोइम्यून डिजीज़ है। बॉडी अपने ही सेल के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है जिससे टाइप 1, और टाइप 1 इज वेरी डिजास्टर्स डिजीज है। टाइप 2 मोस्टली वेरी कॉमन, इज यूजुअली हैपन द मिडिल एज लोगों को होती है, और साथ साथ वो
फैमिली हिस्ट्री भी इसी के अंदर आ जाती है। मॉर्बिड ओबेसिटी ओबीज लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, और साथ में जिनकी डाइटरी हैबिट्स डिफरेंट है उनको भी होती है। बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज इज वेरी वेरी कॉमन, और इसकी वजह सारी की सारी हमारी मिसमैनेजमेंट है अपनी। डॉक्टर साहब, ये आपने तफसील से बताया कि ज़ियाबतीस है क्या। सर, इसकी अलामत क्या हैं? कैसे पता चलेगा कि एक शख्स जो है वो नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है, कि उसको पता चले वो सिम्टम्स क्या हैं कि वो जो है ज़ियाबतीस का शिकार हो चुका है? वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। डायबिटीज बेसिकली फर्स्ट साइन इज प्रोटीन इन द यूरिन, एल्बुमिन होता है यूरिन के अंदर, वो पहला साइन है। पहले जमाने में डायबिटीज वो आप स्टिक डालते थे पेशाब के अंदर, वो कलर चेंज करते कहते इसको डायबिटीज हो गई, एल्बुमिन आ रहा है यूरिन के अंदर। जी जी। जो मेजर सिग्निफिकेंट जो सिम्टम्स हैं वो पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, आपको बहुत प्यास लगती है, फिर आप बहुत पेशाब करते हैं, दोनों चीजें करते हैं। फिर इसके बाद दूसरी सिम्टम्स आती है वो लेटर ऑन, लेकिन इनिशियल पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया दो चीजें हैं जो कि मेन सिग्निफिकेंट जो है इसमें। जी 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 बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके बेसिकली कोई नुकसानात भी हैं? जी, नुकसानात इस तरह के डायबिटीज इज नोन प्रीवियसली नोन एज मदर ऑफ डिजीजेस। इट कैन अफेक्ट हार्ट, इट कैन अफेक्ट ब्लड वेसल्स, इट कैन अफेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स, और वो आखिरी बाद एक स्टेज में बहुत तकलीफ देती हैं। जी। इस सेंस में कि अगर जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है तो वो फिर चलने से बंदा जो है मुश्किल में आ जाता है। किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है। किडनी में ये है कि आप अगर क्रेटिनिन किडनी का बढ़ गया तो आप डायबिटीज की बहुत सारी दवाई नहीं ले सकते हैं, तो आपको स्विच होता है इंसुलिन में। फिर आगे जाकर के इंसुलिन की मैनेजमेंट जो है ना वो थोड़ा सा टिपिकल होती है, उसका समझना पड़ता है। तो इस डायबिटीज बेसिकली सादे लफ्जों में मदर ऑफ डिजीज कहते हैं इसको। तमाम बीमारियों की माँ डायबिटीज है। ओके सर, इसकी तशखीस और इलाज के बारे में क्या बताएंगे, क्योंकि जब तक तशखीस नहीं होगी तो प्रॉपर इलाज नहीं हो सकता। क्या इसकी तशखीस जो है वो की जाए और इसका इलाज मुमकिन है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। तशखीस इस तरह होती है कि इसके अंदर आप ब्लड शुगर चेक करते हैं। ब्लड शुगर के डिफरेंट तरीके हैं। एक तो आप वैसे चेक कर लें, प्रिक मेथड से ब्लड शुगर चेक कर लें, पता लग जाता है। उसके बाद फिर ये पहले होता था कि आप 24 यूरिन में आप देखते थे कितनी शुगर आई है, ब्लड में शुगर आई है। ये मुख्तलिफ चेक करने तरीके। लेटेस्ट जो आया है वो हीमोग्लोबिन A1C, मोस्टली वो करते उससे पता लग जाता है कि आपकी जो डायबिटीज है किस स्टेज पे है। तशखीस चीजें ब्लड शुगर से ही होगी आपकी, वो चाहे आप ब्लड ड्रॉ करें, चाहे प्रिक मेथड से करें, या फिर उसमें ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है वो करें, GTT कहते हैं। ओके सर, मजीद भी हमने आगे चलेंगे और हमें कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है, हमारे साथ रहिएगा। और जी सामने ग्राम कमर्शियल ब्रेक है, देन उसके बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम है जी मेडिकल मैटर्स, मैं आपके साथ इसरार चौधरी जी। वेलकम बैक मस्त FM 103 में इसरार चौधरी। कमर्शियल ब्रेक के बाद आपको हम खुशामदीद कहते हैं, और हम बात कर रहे थे मेडिसिन के हवाले से। जनाब, पहले बात की हमने ज़ियाबतीस के हवाले से कि ज़ियाबतीस में क्या क्या जो प्रॉब्लम्स हैं, कैसे होती है, इसकी तशखीस कैसे होती है, और इसके अलावा जो है डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल से बताया। डॉक्टर वसीम आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी सारी ज़िंदगी जो है वो अमेरिका में गुजरी और अब ये सर्व कर रहे हैं बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, बात हम जिंदगी के हवाले से करें, सेहत के हवाले से करें, जो तंबाकू नोशी है, सिगरेट नोशी है, जो कि जितनी भी महंगी कर दी जाए लोग फिर भी पीने से बाज नहीं आते। क्या सेहत पर इसके कोई, क्योंकि फैशन के तौर पर भी लोग पीते हैं, सेहत पर क्या असरात हैं इसके, क्या नुकसानात हैं कि जस्ट बस ठीक है? एक्सीलेंट क्वेश्चन जी आपका। ये बेसिकली ये एक सोशल हैजर्ड है हमारे लिए, हेल्थ के लिए ओवरऑल। बाहर के मुल्कों में तो मना हो गया बिल्कुल, आप किसी कन्फाइंड स्पेस पे सिगरेट नहीं पी सकते। कोई हॉल हो, गैदरिंग हो, स्कूल हो, पब्लिक प्लेस हो, और बस हो, पब्लिक प्लेस दे कैन नॉट डू इट। देयर इज स्पेसिफाइड स्पेसेस जहाँ दे कैन स्मोक। सिगरेट स्मोकिंग जी ये इज डिजास्टरस, स्पेशली फॉर दोज who smoke, they call a chain smoker, like back to back। इसमें निकोटीन इनहेल करते हैं फ्यूम्स की सूरत में, और जाकर के वो क्या करते हैं कि इस लंग के अंदर एल्वोलाइज जो लंग के खाने होते हैं उसके अंदर जो है ना सिक्रेशंस आ जाती है सारी। अल्टीमेटली ये होता है कि जो
क्रॉनिक केस हो जाते फिर इसमें इनके ब्रोंकाई वो इनके दे नैरो दी पैसेजेस बिकम लेस नैरो, हवा कम जाती है, वेन्स तंग हो जाती हैं। हाँ दे वो कम हो जाती है। इसी तरह खांसी, बलगम आना, सिक्रीशन जो आती है इसमें, स्पेशली मॉर्निंग कफ, चेस्ट की प्रॉब्लम जितनी चेस्ट की प्रॉब्लम है, चेस्ट दुखना, ये सब इसके बहुत लातादाद प्रॉब्लम्स हैं जी इसके अंदर। कैंसर जो है ना अब बहुत कॉमन हो गया है। आपको पता है कि जो लंग का कैंसर है वो तो हाई है, वेल नोन टू एवरीबडी, बट नाउ ब्लैडर कैंसर इज कमिंग अप। ओके, बिल्कुल। One of my friend was a chain smoker. He called me, said, I have some blood in the urine. I said, go and get it checked because it seems to be you have bladder cancer. And he found to have bladder cancer. Oh, sorry, kidney cancer. Okay. And they have to remove one kidney. He recently about 6 महीने पहले ये वाक़या हुआ है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बताया मुअज़्ज़र असरात इसकी हैं, नुकसानात भी हैं। डॉक्टर साहब, एक शख्स है या एक खातून है जो कि सिगरेट नोशी कर रही हैं और अब वो चाहती हैं कि इससे जो है ना वो किनारा कशी इख्तियार की जा सके, इससे जान छुड़वाई जा सके, क्या ये इजी है, हो सकता है? वेरी डिफिकल्ट, यू हैव टू बी वेल डिटरमिन्ड। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इसका विड्रॉल जो है निकोटीन का वर्स देन द अल्कोहल विड्रॉल। अल्कोहल का विड्रॉल इतना नहीं जितना ये निकोटीन का विड्रॉल होता है। निकोटीन का विड्रॉल इज वेरी वेरी troublesome, very troublesome. जी. And a man can do anything, you know, to get some smoking, ले पिए ताकि सिगरेट पिए। अब ये है कि कुछ मोडालिटीज आ गई हैं, कुछ मेडिसिन है जो कि दी जाती हैं कुछ 2 या 3 महीने के लिए, जिससे थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, लेकिन स्टिल इट्स नॉट कंफर्म ट्रीटमेंट। फिर निकोटीन गम आती हैं, वो च्यू कर सकते हैं। फिर कुछ इनहेलर्स आते हैं, वो आप ले सकते हैं। बट स्टिल वो इलेक्ट्रिक सिगरेट्स और वो चीजें, दैट इज दोज आर डिफरेंट। और ना छोड़ने वाली बात है, जिसने छोड़ना है उसने इरादा करके छोड़ देना है। बिल्कुल, इसमें सिर्फ डिटर्मिनेशन सर चाहिए, सिर्फ डिटर्मिनेशन। आपको डिटर्मिन कर लें कि आप नहीं पिएंगे कल से, थ्रो इट एंड देन यू विल बी ओके। थोड़ा सा विड्रॉ होगा आपका, थोड़ा सा इसका बहुत होगा, लेकिन अगर आपको डिटर्मिनेशन है आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। लोग छोड़ते हैं, लोग 20-20 साल पी के छोड़ते हैं। मेरे कई मरीज, एक तो गोरा था, उसने 50 साल सिगरेट पी उसने, और उसने, मैंने कहा कि भाई अब तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है जिंदगी का भी, और ये तुम सोच लो, व्हाट डू यू चूज? यू चूज डेथ, यू चूज लाइफ? से डॉक्टर व्हाट शुड आई डू? आई सेड क्विट स्मोकिंग। तो उसने फिर सिगरेट छोड़ी, और एक बार सिगरेट छोड़ने के बाद 7 साल में यू विल बी एट पार विद नॉन स्मोकर। अगर मैंने सिगरेट पी है 10 साल, 15 साल, 20 साल, मैंने छोड़ दिए, तो मैं नॉन स्मोकर के लेवल पे 7 साल में आऊंगा। 7 years, 7 साल रिपेयर हीलिंग में लंग की 7 years टेक। ओके, बहुत अहम बात सामने क्रम बताई डॉक्टर साहब ने कि अगर आप सिगरेट छोड़ भी दें, आज इरादा करते हैं, तो समझिए कि 7 साल बाद आप उस लेवल पर आएंगे कि आप सिगरेट पीने से पहले वाली पोजीशन पर आएंगे। इसलिए स्मोकिंग की तरफ तो बिल्कुल भी ना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये COPD ये क्या है? ये COPD क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, ये डिजास्टर डिजीज है बहुत ज्यादा। इसमें ये होता है कि आपके जो लंग पूरा खराब हो जाता है, इसमें जो ब्रोंकाई है वो स्पैस्म हो जाते हैं उसके अंदर, और एल्वुलाई भी जो है ना वो इतनी ज्यादा एरेशन नहीं करते हैं। बंदा जो है वो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ रहता है, खांसी होती है, मॉर्निंग का बहुत डिस्निक, मतलब आपसे बात कर रहा है, आपके क्या हाल है, इस तरह बोलेगा, आपके क्या हाल है, जैसे कि उसको हार्ट फेलियर हो रहा है। तो ये, और दूसरी बात है, हर हंसेगा तो बहुत खांसी करेगा, बलगम निकालेगा, ठीक, ये तो सब मिला के और हाइपोक्सिक हो जाएगा, आपके लंग के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा नहीं जाएगी। उस हाइपोक्सिया की वजह से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी आपकी। हार्ट फेल होता है मोस्टली, राइट साइडेड फेलियर, बैक प्रेशर पड़ता है हार्ट के ऊपर, राइट साइड वाला हार्ट जो लंग के साथ कनेक्टेड होता है वो होता है। फिर उसके बाद आपकी ब्रीदिंग, आप बताएं, आपको ऑक्सीजन इज लाइफ। आप जब इनहेल करते हैं तो हर इनहेलेशन पे ऑक्सीजन जो है ना एल्वुलाई में हीमोग्लोबिन से मिलता है, फिर वो हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर से जाकर पूरे बॉडी को ब्लड देता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन देती है, ऑक्सीजन लंग, ऑक्सीजन हार्ट, ऑक्सीजन किडनी। तो लंग के अंदर हवा आई, उसी एल्वुलाई में हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को ले लिया, फिर वो दोबारा हार्ट पे पंप किया, पूरी बॉडी में
ऑक्सीजन दिया। Okay. अब बताएं जिसके अंदर ऑक्सीजन कम आ रही है वो कम ऑक्सीजन देगा, बिल्कुल। तो जिसकी वजह से आपके ओवरऑल तमाम के तमाम जो ऑर्गन्स है वो वीक पड़ जाएंगे। अल्टीमेटली फिर आप लैंड करेंगे आईसीयू में या उसमें वेंटिलेटर पे जाएंगे और एक दिन जो है वो तो गाड़ी वाली बात होगी ना कि जैसे ऑक्सीजन जो है फ्यूल का काम करती है, अगर इंजन में जो है प्रॉपर फ्यूल नहीं जाएगा तो एवरेज भी नहीं आएगी, वो एवरेज लाइफ खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। बहुत सर इसकी अलामात तो आपने बता दी, तदाबीर क्या करनी चाहिए? एक ही तदबीर है वो क्विट स्मोकिंग, राइट अवे क्विट स्मोकिंग। एक दूसरी ये कि आप जो वैसे सांस लेते हैं अगर ऑक्सीजन चेक करें, डॉक्टर के पास जाएं, ऑफ एंड ऑन दवाई लेनी पड़ती है, उसमें लाइफ लॉन्ग ब्रोंकोडायलेटर लेनी पड़ती है, ठीक है, जो कि ब्रोंकाई को सांस फैलाते हैं। कुछ अरसे के लिए आपको स्टीरॉयड लेनी पड़ेगी, वो डॉक्टर देते हैं, स्टीरॉयड लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप इतने हाइपोक्सिक हो जाते हैं फिर आपको ऑक्सीजन देते हैं नेजल कैनुला से, घर में भी होम ऑक्सीजन थेरेपी। पता लगा कि बीबी ने कोई 20-25 साल सिगरेट पिए और अल्टीमेटली शी इज लाइंग इन द बेड विद ऑक्सीजन नेजल कैनुला फॉर ऑल ऑफ हर लाइफ। दिस इज बट और आगे जाकर सर इसकी एंड बहुत खराब है, हाइपोक्सिक मरता है बंदा, हाउ एयर हंगर होता है, इस लाइफ एंड ऑफ लाइफ इज वेरी 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 बैड फॉर द सीओपीडी। बेहतरीन जिंदगी के लिए सबसे बेहतरीन असूल है कि सिगरेट अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। सो जी बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने, और हम इस वक्त जो है वो कमर्शियल ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, उसके बाद वापस आएंगे। बहुत सारे और टॉपिक हैं जिन पर हमने बात करनी है डॉक्टर साहब के साथ। मस्त FM 103 का लाइव स्टूडियोज, मैं आपके साथ आपका मेजबान इसरार चौधरी, और जी कमर्शियल ब्रेक और टाइम चेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। जी वेलकम बैक, मस्त FM 103 इसरार चौधरी आपके साथ एक बार फिर। कमर्शियल ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हमारे साथ डॉक्टर वसीम आलम साहब मौजूद हैं। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं जी इंटरनल मेडिसिन के, और जिंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा जो है वो अमेरिका गुजारा, और अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस से आपने फेलोशिप हासिल की। आजकल पाकिस्तान आर्मी में भी सर्व किया और आजकल जो है बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल में सर्व कर रहे हैं। सो हम उनके कीमती वक्त से जो है आपको बहुत अहम मालूमात मुहैया करें। डॉक्टर साहब आपने COPD के बारे में बताया, आपने सिगरेट नोशी के हवाले से बता दिया। ये बताइए कि जो अक्सर शिकायत होती है हम लोग जो है ना अब बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, हम होटलिंग बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं, घर में खाने का रिवाज बहुत कम हो चुका है, अगर घर में भी हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है, और रही सही कसर कोविड में हो गई कि जी खाने मंगवाए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं। ये बताइए कि जो तेजाबियत अक्सर लोग शिकायत करते हैं और सीने की जो जलन है, सर इसकी वजूहात क्या है, ये क्यों होती है? सबसे पहले एक्सीलेंट क्वेश्चन, आपका सवाल बहुत अच्छा है, वेरी कॉमन कंप्लेंट। इसमें ये होता है जी कि आप पूरा जब खाना खाते हैं तो इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाते हैं। स्टमक का हॉलो ऑर्गन है, इसके एक साइड पे पंप होता है, जिसको कहते हैं प्रोटॉन पंप, एक साइड पे सेल्स, इसको ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं, और स्टमक के अंदर पीएच मेंटेन होता है। पीएच कहते हैं एसिड और बेस के बैलेंस को पीएच कहते हैं जी। तो एक खास पीएच पे स्टमक रखना पड़ता है ताकि खाना हजम हो जाए। सर इसमें आपकी खाने की क्वालिटी कैसी आई, मिर्चें आई, घी आया, तो आया, उसके बाद मुसलसल जो है ना आपने गोश्त खाया हुआ है, मसाले खाए हुए हैं, सारे मिलके पीएच को चेंज कर देते हैं। फिर स्टमक जो हर्ट होता है वो क्या होता है, अगर फर्ज के आप मोटे हैं, ओबीज हैं, तो आपको गर्ड कहते हैं, GERD गर्ड, ठीक है, गैस्ट्रो एंड एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो वो तेजाब जो है ना इसोफेगस में आता है। इसोफेगस सारा बेसिक है, मतलब इसमें अल्कली वाला होता है, पीएच जो है ना बड़ा होता है, और इसका स्टमक का पीएच कम होता है, वो तो रिएक्ट करता है एसिड बेस या स्टमक के अंदर, फिर अल्सर्स बनते हैं। फिर इसोफेगस बहुत बुरा हाल होता है, इतना बुरा हाल होता है कि कहते हैं किसी तरह मैं जो ना पानी पी लूं, दूध पी लूं, कुछ करके ना इसको ठंडा, जैसे आग लगी हुई हो, पानी डालें, आग बुझाने वाली बात। जी आग वही है कि आपके इसोफेगस में चला गया, रिगर्ज हो गया, रिफ्लक्स हो गया। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि आपके डाइटरी हैबिट्स की वजह से मैदे में अल्सरेशन हो जाती है, जो कि आपको तकलीफ देती है। कोई भी खाना खाए, बैठ के आप हाथ पकड़ के बैठते, ओह माय गॉड आई हैव प्रॉब्लम इन द स्टमक, दोस थिंग्स। और खास तौर पे ऑयल को एसिमुलेट करना या ऑयल को डाइजेस्ट करने का बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसे पेनक्रियास की तरफ से वहाँ से एक अलग हार्मोन आता है, एक अलग एंजाइम आता है, वो इसको वो करता है।
हजम करता है, बहुत टाइम लगता है। आप देख लें, जब भी आप ऑयली खाना खाएंगे ये स्टमक में बहुत देर तक पड़ा रहता है, ठीक है, उसके बाद नीचे जाता है, और खासतौर पर डायबिटिक लोगों को। तो इसलिए आप डॉक्टर ज़्यादातर जो ना प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जिसे कहते हैं, ये नेक्सियम कहते हैं या आप ओमेप्राजोल कहते हैं, वो खाते हैं ताकि पंप जो है ना फंक्शन बंद कर दे, क्योंकि पंप से तेजाब जाता है अंदर, वो पंप जो है ना स्लो डाउन होता है। इसी तरह पेप्सिड लेते हैं, फेमोटिडिन लेते हैं, वो खाते हैं तो वो एक्जेंटिक सेल्स को बोलता है होल्ड डाउन, तेजाब कम करो, वी डोंट नीड इट इन द स्टमक। ये 2 दवा इस तरह अमल करती हैं। लेकिन सर बात वही है कि आप खाने की क्वालिटी से कैसे कर रहे हैं, वजन का कम कर रहे नहीं कर रहे हैं। ओबीज लोगों को ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उनके साथ कि वो गर्ड बड़ा कॉमन है। मैंने सर बहुत सारे लोग देखे हैं वो जी, जब उन्हें पता चल जाता है डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर दिया ये टैबलेट ले लें जैसे आपने बताई है, तो वो खाना बंद नहीं करते हैं, लेकिन वो साथ एक गोली टैबलेट ऐड कर लेते हैं कि जी ये खाऊंगा तो जो है ना वो तेजाबियत नहीं होगी, और एक स्टेज ऐसी आती है कि वो गोली भी असर नहीं करती। सर गोली को लेने के तरीके हैं, गोली खाने के भी तरीके हैं, किस तरह खाया जाता है, उसके बगैर गोली अमल नहीं करती। आप यकीन करें कि नेक्सियम या गोली खाएंगे, आप खाना खाएंगे, असर ही नहीं, जीरो इफेक्ट। उसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं लेने। बहुत अहम बात मैं आपको बता दूं कि एक बैक्टीरिया होता है, उसे कहते हैं हेलिकोबैक्टर पायलोरी, H पायलोरी कहते हैं। वो स्टमक के अंदर होता है, और उसको अगर वो ट्रीट नहीं होगा तो आपको ये, चाहे आप नेक्सियम लें, पेप्सिड लें, ओमेप्राजोल लें, ये जहान की दवाई लें, चाहे आप वो मेरालेक्स खाएं, जो भी, लेकिन वो उसको नहीं ठीक करेगा जब तक वो बैक्टीरिया मरेगा नहीं। वो हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो है ना वो उसको, उसके लिए फिर आपको वो EGD करानी पड़ेगी, बायोप्सी होगी, उसमें पॉजिटिव आएगा तो फिर 3 दवा 14 दिन तक लेनी पड़ेगी। लेकिन एक और ख़तरनाक बात बताने लगा हूँ मैं, इससे माल्ट लिम्फोमा होता है, इसी बैक्टीरिया से। स्टमक का लो ग्रेड कैंसर है ये, लिम्फोमा है, लिम्फोमा इज अ कैंसर, लेकिन 100% ट्रीटेबल है, 100%। जी। यू ट्रीट H पायलोरी, ट्रीट करें इसको, इंशाल्लाह वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आप ये देखिए इस स्टेज पे आए किस तरह आए वो, इसी यही बात। अब वो लोग जो आपकी बात सुन के जो है वो थोड़ा सा सोच रहे हैं कि हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, तदाबीर क्या होनी चाहिए कि जिसकी वजह से जो है वो अलामात भी आपने बता दी, वजूहात भी बता दी, तो इसके क्या होता है तेजाबियत, तो इसके लिए किस किस चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। इसमें ये कि आप एक तो सबसे पहले का अपना डाइटरी हैबिट्स चेंज करें, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए गोरे जो है ना डिनर को अर्ली करते हैं, सपर कहते हैं इसको, 6 बजे के करीब 7 बजे के करीब कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, फिर सोने का टाइम 3-4 घंटे का वक्फा देते हैं, फिर सोते हैं। हमारे यहाँ खाना ही 9-10 बजे खाते हैं, इससे भी लेट डिनर का नाम लिया जाता है। बताएं कि कब हजम होगा खाना, कब नीचे जाएगा, कब आप सोएंगे। एक ये। सेकंड ये कि सिंपल डाइट रखें प्लीज, एटलीस्ट 1 ऑड टाइम। अगर कहीं शादी पे गए, दावत में, तो अलग बात है। घर के अंदर आप कोशिश करें कि सिंपल खाना खाएं, घी कम से कम खाएं, मिर्चें कम से कम खाएं, और कोशिश करें कि आप सादगी से खाना खाएं और अर्ली खाएं, चबा के खाएं। दस्तरखान से जाने की जरूरत है कि कोशिश करें कि 1 डिश पे ही थोड़ा सा जो है, लाजमी बात है जितनी चीजें कम पड़ी होंगी बंदा उतनी कम खाएगा। और फिर दूसरी वजन कम करें, वजन बहुत खतरनाक चीज है। देखिए बॉडी पे जितना वजन होगा उतनी ज्यादा आप गर्ड होगा आपको, और इसी तरह आपको आपको बहुत स्टमक में ना आपको प्रेशर पड़ेगा बहुत ज्यादा। डॉक्टर साहब आपने बहुत डिटेल से बताया और बहुत अहम ये प्रॉब्लम थी जो आपने हमें बताई है। डॉक्टर साहब इन तमाम चीज़ों से मिलते जुलते एक कॉमन चीज़ है जो आप तो घर की माई भी हो ना, तो मैंने पूछा भी काम पे नहीं आई तो कहती मेरा ब्लड लो थी गया आई। अब पता नहीं उसको पता भी था कि ब्लड प्रेशर क्या होगा। पहले तो कहते थे ये अमीरों की बीमारी है, अब वो कहते जी गरीबों का भी ब्लड लो होने लग गया। ये ब्लड प्रेशर क्या है, इसके बारे में बताइए हर दूसरे बंदे को। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, थैंक्स फॉर आस्किंग। ब्लड प्रेशर जो है ना, बेसिकली ब्लड जो घूमता है खून की नालियों में, उसका प्रेशर पड़ता है वॉल्स पे, दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। लैटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड इन ब्लड वेसल इज ब्लड प्रेशर, बेसिकली ये है। इसमें सर इसकी बड़ी लॉन्ग केमिस्ट्री है, बहुत ज्यादा। इसमें जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा। लाइक मोटे हैं आप, है ओबीज हैं, तो ब्लड प्रेशर उतनी ज्यादा होगा। फिर लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ है आपकी,
कोई लाइफ में मूवमेंट नहीं है, आप ज़्यादातर आप बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, आप कहते हैं वहीं पे बैठे बैठे पानी का गिलास ही मिल जाए। हाँ जी, और ख़ास तौर पे लोग जो ना नौकर चाकर हैं, ला के देते हैं पानी, विच इज़ वेरी 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 नॉट गुड फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट। ये तो दो हो गए। तीसरी चीज़ कोमॉर्बिड कंडीशन, ठीक है ना, लाइक डायबिटिक होंगे आप, ठीक है ना, और दूसरी डिजीजेज जो छोटी मोटी COPD हो गया आपका, और ये भी सेकेंडरी तौर पे ये हाइपरटेंशन कॉज करती हैं। और एक जो सॉल्ट इनटेक, सॉल्ट कैन आल्सो इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर, बट दैट इज ऑल टेम्परेरीली। लाइक बाद में सॉल्ट अगर किडनी बाहर कर देता है तो आपके प्रेशर जो कम हो जाता है। स्ट्रेस, अगेन आई एम कमिंग टू बैक टू स्ट्रेस। स्ट्रेस लेवल शुड बी मिनिमाइज। लाइफ को स्ट्रेस से कम करें तो आगे ब्लड प्रेशर भी कम रहेगा। इमोशनलिज्म, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, ग्रेंडियोसिटी, इट इज ऑल इफेक्ट ऑफ ब्लड प्रेशर। फिर एक होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है बॉडी के अंदर। अगर आप मुख्तलिफ चीज़ें आप देखें, फ्लाइट, फ्राइट, फाइट, 3 चीज़ें, 3 Fs, इसमें भी ब्लड प्रेशर हाई जाएगा थ्रू ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ये कंडीशन अवॉइड करें, कुछ अपनी लाइफ को सिंपल रखें और लेस ट्रबल और लेस प्रॉब्लम, चीज़ों में पॉजिटिविटी तलाश करें। हाँ, कॉर्डियल रहें एक दूसरे के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी अलामात भी बता दी आपने, वजूहात भी बड़ी तफसील से बता दी हैं आप, और इसका भी हम इससे बचाव मुमकिन है, क्योंकि स्ट्रेस तो हमेशा हर दूसरे बंदे को है। इसके बचाव की तदाबीर क्या है? ये थोड़ा सा सबसे पहले वजन कम करें, ठीक, नंबर 1। नंबर 2 ये कि डाइटरी हैबिट्स चेंज करें अपनी, ठीक है, नॉट टू सॉल्ट और कोई हैवी डाइट लाइक ऑयल वगैरह, इसको अवॉइड करें, ठीक है ना। जो आप मसलन ये जो दूसरे तेल होते हैं खाने से, अगर फर्स्ट का आप सैलड ऑयल लेते हैं, कैनोला, विच इज मच बेटर देन द अदर ऑयल्स, द कैलोरिक वैल्यू इज डिफरेंट। तीसरा ये कि अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं सर, बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट डेली वॉक फॉर एटलीस्ट कपल ऑफ माइल्स डेली। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक तो बॉडी मसल्स को लोकोमोशन मिलता है, और ब्लड जितनी आर्टरीज उनको प्रेशर मिलता है, फ्लो अच्छा होता है, और यू बिकम मच बेटर। तो डेली एक्सरसाइज, वॉक, ये सब चीज़ें मिल मिला करके आपको अच्छी ज़िंदगी देती हैं, ये ब्लड प्रेशर फ्री। जी शामिल इकराम, कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएंगे हम। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आएंगे और सिलसिला गुफ्तगू वहीं से जोड़ेंगे जहाँ से ये मुनक़ता हो रहा है। जी कमर्शियल ब्रेक। जी वेलकम बैक। मस FM 103 में आपके साथ इसरार चौधरी, और प्रोग्राम है जी मेडिकल मैटर्स बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल के ताउन से। आज हम मेडिसिन से रिलेटेड जो है वो तमाम बीमारियों के बारे में जो है वो आप लोगों को बता रहे हैं। डॉक्टर वसीम आलम से पूछ रहे हैं कि जनाब आपकी जो ज़िंदगी है वो बेहतर कैसे हो सकती है। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे दौरान वक्फा भी, कि आपने वक्फा से पहले हमें बताया कि जो है ज़्यादा केनोला ऑयल यूज़ करना चाहिए, और मैंने आपसे सवाल किया कि जो है इसके साथ साथ ऑलिव ऑयल कैसा है। तो हमारे सुनने वालों को थोड़ा बताइए कि जो लोग यूज़ करना चाहते हैं केनोला ऑयल भी और ऑलिव ऑयल भी, इनमें से बेहतर क्या है? गुड क्वेश्चन सर। सबसे पहली बात यह है कि बहुत सारे ऑयल आते हैं, लाइक वेजिटेबल ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन है, और ये दूसरे हाइड्रोजनाइजेशन से जो बनते हैं, डालडा, ये तलो, ये सब चीज़ें, ये ऑयल, इनमें प्रॉब्लम ये कि इनमें सब में अच्छी कैलोरी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। लाइक आपने एक चमचा लिया, उसको कंज्यूम किया तो कैलोरी बहुत ज़्यादा है। अब कैलोरी वैल्यू ज़्यादा होगी, देखिए ना, एक बड़ी फेमस सेइंग है, फाइट विद द कैलोरीज नॉट विद द फूड, फाइट विद द कैलोरीज नॉट विद द फूड। कैलोरी वैल्यू आप बताएं, आपने फर्ज के खाने में खाया, आपने सोयाबीन का वेजिटेबल ऑयल खाया, पता लगेगा आपने उस खाने से 500, मिसाल दे रहा हूँ, एक प्लेट 500 कैलोरीज ले लिया आपने। इसके मुकाबले में अगर आपने ऑलिव ऑयल लिया या कैनोला लिया, वो आपको मिलेगा 300-250 कैलोरीज। आपने कितनी सेविंग कर ली? 50% तो वही सेव कर ली। इस वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में, दे ऑल यूजिंग सैलड ऑयल, और ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल, अरब में तो खासतौर पर इस्तेमाल करते हैं ऑलिव ऑयल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चूज द ऑयल फॉर द कुकिंग।
मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर कर सकते हैं तो, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर कैनोला ऑयल या ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। इसमें ये होगा कि आपकी ओबेसिटी प्रिवेंट हो जाएगी और ख़ास तौर पर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो है ना, इसको भी कंट्रोल होगा। ट्राइग्लिसराइड तो खैर अगर हो भी गया तो वो मोस्टली फैमिलियल होता है, उसमें यू हैव ओनली थिंग विच यू कैन कंट्रोल इज एक्सरसाइज, ओनली एक्सरसाइज। ख़ास तौर पर जो सिगरेट पीते हैं और उनको ट्राइग्लिसराइड होगा तो ये ट्राइग्लिसराइड इज वेरी डेंजरस। इट इज दी ओनली सिंगल फैक्टर फॉर हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक वो भी ऐसा होता है कि सर्वाइव नहीं कर पाता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लाइक ऑन द सेफ साइड, टू यूज इन द सेम वे फूड एंड एवरीथिंग एंड टू एक्सरसाइज। मैं आप बताना चाह रहा था मैं आपको, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का ये दो हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल की बहुत सी किस्में हैं। LDL जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, HDL हाई डेंसिटी, जितना हाई डेंसिटी उतना बेहतर है आपका, ठीक है। एक VLDL है, वेरी लो DL। सो इसमें LDL को आप वो लिथल है, मतलब इन सेंस में कि ये आपका हार्ट अटैक कर सकता है। लेकिन सबसे खराब जो है ना वो ट्राइग्लिसराइड, TG कहते हैं इसको, वो बहुत खतरनाक चीज़ है। वो दवाओं से मुश्किल से कंट्रोल होता है। वो जेमफेब्रोजिल और दूसरी दवाएं आप देते हैं कम करने के, लेकिन कम सिर्फ आपके एक्सरसाइज से होगा। वेट कम करें, लाइफस्टाइल चेंज करें, आपका ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल हो जाएगा। डॉक्टर साहब आखिर में, क्योंकि वक्त की कैद है और हमें जो है इसके मुताबिक ही चलना होता है, कोशिश की कि मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपसे पूछ सकें। इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करेंगे आप दोबारा भी हमें वक्त देंगे। जाते जाते एक नॉर्मल इंसान अपनी बेहतरीन लाइफ कैसे गुजार सकता है, आप बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, आप क्या बताएंगे कि ज़िंदगी में वो क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए, क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए जिससे हम अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकें? सबसे पहले स्ट्रेस फ्री लाइफ, नंबर 1। नंबर 2, पुट योर सेल्फ इन एक्सरसाइज, वॉकिंग एंड लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 इज द डाइटरी हैबिट्स, how you're eating, what are you eating, how much you are eating, or both together. Follow with the PCP, अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन से अच्छे हॉस्पिटल से कांटेक्ट में, जिस तरह हमारा बुच हॉस्पिटल है, it provides all the facilities. You can go to their physician, they are very good, they can guide you. तो इसमें कि आप इसको बरकरार रखें, डॉक्टर से मशवरा करें। अगर खुदा ना खास्ता कोई फैमिली कंडीशन है आपकी फैमिली में, लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, दूसरी चीज़ें, डॉक्टर डिस्कस करें। इट विल हेल्प यू आउट कि आप कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी डिटेल से तमाम चीज़ों के बारे में हमें आगाह किया। जी सामने कराम, आज का प्रोग्राम आपने सुना, बहुत मुफीद प्रोग्राम जिसमें डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील से आपको तमाम बीमारियों के बारे में बताया जो आम जिंदगी में जिसका शिकार हम होते हैं। डॉक्टर वसीम आलम साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं इंटरनल मेडिसिन। आप इनसे रब्ता कर सकती हैं जी बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। मजीद अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहती हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं और तकलीफ से दूर रहना चाहते हैं, सो इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में किसी और मेहमान शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपने मेज़बान इसरार चौधरी को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।